गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे आपके न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज की, जो कि एक आपकी न्यूरो डिसऑर्डर की वजह से कॉज होती है। जब भी हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से हमारी कई सारी न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशंस कॉज होती हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आपके ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जब डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी कई सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। जिसमें मैंने आप लोगों को दो कंडीशंस के बारे में पढ़ाया था, एक एपिलेप्सी और एक अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस जिसे हम बेहोशी बोलते हैं, और एपिलेप्सी जिसे हम मिर्गी का दौरा बोलते हैं। तो ये दोनों दोनों कंडीशंस मैंने आप लोगों को न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशन में बताई थी। क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कब होती हैं, क्यों होती हैं, क्या कारण है, ये सारी चीजें मैंने ओवरऑल आप लोगों को बताया था। तो उन्हीं की ही बारे में एक बार हम रिवीजन करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में एक देखेंगे कि ये कंडीशंस कैसी होती हैं, कब, कहाँ, कैसे और किस तरीके से कॉज होती हैं। तो बेसिकली अनकॉन्शियसनेस मतलब बेहोश हो जाना। तो ये एक तरीके की कंडीशन होती है, स्टेज। ये एक तरीके की ऐसी कंडीशन होती है इन विच द पर्सन इज अनेबल, जिसमें पर्सन जो है, जो भी हमारा कैजुअलिटी है, वो अनेबल होता है रिस्पॉन्ड टू वॉइस, वॉइस आवाज करने में, टच फील करने में, किसी की वॉइस को रिसीव करने में, सुनने में, या फिर अदर एक्सटर्नल स्टिमुलेट एंड कैन नॉट बी अवेक नॉर्मली, जिसमें बिल्कुल भी वो नॉर्मल फंक्शंस नहीं करता है, नॉर्मली वो बैकअप नहीं हो पाता है, उठता नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, ना तो किसी की वॉइस सुन करके, ना किसी के टच फील करके, ना किसी के टच फील करके, ना ही कोई अदर किसी भी कंडीशंस को लेकर के कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं देता है। और एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या होता है? अ क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये हमारा एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जो कि करेक्टराइज्ड किया जाता है, करेक्टराइज्ड बाय द टेंडेंसी टू हैव recurrent recurrent seizures due to abnormal इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। जब हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है, तो वहां पे हमें सीजर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं, वो एक तरीके से जो एपिलेप्सी है, वो एक हमारी क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, जिसमें क्या होता है, हमारे फिट्स आते, सीजर्स आते हैं, हमें सीजर्स दिखाई देते, फिट्स दिखाई देते हैं, जो कि हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल होने की वजह से होते हैं। मेन कॉजेस क्या होते हैं अनकॉन्शियस होने के? क्या क्या मेन कारण हो सकते हैं? तो हेड इंजरी हो सकती है आपकी, या स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है। स्ट्रोक जब भी आपका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से भी आपकी कई सारी अनहेल्दी कंडीशंस दिखाई दे सकती है। पेशेंट बेहोश हो सकता है, जो कि आपके ब्रेन डैमेज को भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा सीजर्स, जो आपको फिट्स वगैरह आते हैं, वो भी आपका एक कारण हो सकता है। या फिर लो ब्लड शुगर लेवल की वजह से भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। या फिर शॉक, शॉक की वजह से, जब भी आपको शॉक लगेगा, तो उसकी वजह से भी आपकी ये अनकॉन्शियस की कंडीशन कॉज हो सकती है। या कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन भी आपकी कॉज हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, या शॉक की वजह से भी आपका पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल कम होने की वजह से भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। तो ये सारे कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा जब भी पॉइजन, कोई भी पॉइजन लेता है, पॉइजनिंग सब्सटेंस लेता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। या लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। तो ये सारे कारण आपके हो सकते हैं न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशन, सॉरी, अनकॉन्शियस की कंडीशन में। ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो सकता है। इसके अलावा एपिलेप्सी में देखें, तो एपिलेप्सी में ये बेसिकली एक जेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर की वजह से ये कॉज होता है। अगर हमारे पेरेंट्स को है, तो हमारे पेरेंट्स से हमें होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जेनेटिक फैक्टर होता है, जिसमें प्रीवियस ब्रेन जो है, ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी,
ब्रेन इन्फेक्शन या फिर ब्रेन ट्रॉमा या फिर आपके डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, जब हमारी कई सारी एबनॉर्मलिटीज डेवलप होती हैं या ब्रेन ट्रॉमा होता है या ब्रेन इन्फेक्शन कॉज होता है, तो उस टाइम पे ये एपिलेप्सी जैसी कंडीशंस कॉज होती है। सम टाइम कॉजेज इट अननोन, कुछ कभी कभी जो कॉजेज होते हैं वो अननोन होते हैं, नोन नहीं होते हैं। नेचर ऑफ अब मतलब कभी कभी कुछ केस, कुछ हमें जो कॉजेज हैं वो हमें पता नहीं होते, अननोन होते हैं हमारे लिए, बट उस कंडीशन में भी आपकी एपिलेप्सी कंडीशन कॉज होती है। इसके अलावा इन दोनों का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ कंडीशन क्या क्या नेचर होता है, तो may be temporarily or prolongated, can be a sign of the serious underlining the emergency। ये जो आपकी अनकॉन्शियस कंडीशन है, ये आपका कभी कभी आपका ये वैसे तो टेम्पररी कंडीशन होती है, परमानेंट कंडीशन नहीं होती है। कुछ समय के लिए पेशेंट बेहोश हो जाता है। अगर एक लंबे समय के लिए बेहोश हो रहा है तो ये आपकी कई सारी सीरियस अनहेल्दी कंडीशंस को कॉज कर सकता है, इमरजेंसी कंडीशंस को कॉज कर सकता है। इसके अलावा एपिलेप्सी एपिलेप्सी यूजुअली एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है विद द रिकरेंट सीजर्स, जिसमें आपके कंटिन्यूअसली आपको सीजर्स, आपको फिट्स आपको दिखाई देते हैं। कंटिन्यूअसली एक आया, दो आए, तीन आए, चार आए, 10 आए, 20 आए, 25 आए, 30 आए, इस तरीके से कंटिन्यूअसली जब आपको फिट्स दिखाई देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एपिलेप्सी। देन आपका अनकॉन्शियस में पेशेंट कितना कॉन्शियस रहता है, कॉन्शियस स्टेटस क्या होता है एपिलेप्सी के केस में या अनकॉन्शियसनेस के केस में। तो बेसिकली इसमें तो अब्सेंट होता है, अनकॉन्शियस के केस में ये अब्सेंट होता है, पर्सन कैन नॉट बी अवेक, पेशेंट इसमें बेहोश हो जाता है, उस कोई भी मतलब वो अवेयर नहीं होता है, वो बेहोश हो जाता है पूरी तरीके से, कोई जिसमें किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है नॉर्मली। एपिलेप्सी एपिलेप्सी के केस में क्या होता है, यूजुअली नॉर्मल बिटवीन द सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस में बी टेम्पररी लॉस ऑफ ड्यूरिंग सम सीजर्स। कुछ सीजर्स के बाद आप पेशेंट जो है टेम्पररी अनकॉन्शियस हो सकता है। ठीक है, आपके यूजुअली सीजर्स के दौरान पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, तो एपिलेप्सी के दौरान जो पेशेंट है, जो हमारा कैजुअलिटी है वो हमारा अनकॉन्शियस हो सकता है। देन आता है मेन साइन एंड सिम्टम्स आते हैं हमारे। तो अनकॉन्शियस की केस में क्या हमें मेन साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं, जिसमें क्या मेन सिम्टम दिखाई देता है, पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, नो रिस्पॉन्सेस, पेशेंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। क्लोज्ड आईज, आंखें उसकी क्लोज हो जाती है। एब्डोमेन, एबनॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग उसकी एबनॉर्मल होती जाती है। पॉसिबल लॉस ऑफ मसल्स कंट्रोल, जो हमारे मसल्स कंट्रोल है वो आपका लॉस कम होता जाता है। एबनॉर्मल प्यूपिल्स, जो उसकी प्यूपिल्स है वो डायलेट होने लगती है, एबनॉर्मल होने लगती है। ठीक है, एबनॉर्मल हो जाती है, तो ये आपको मेन साइन दिखाई देते हैं, साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं आपके अनकॉन्शियसनेस के केस में। इसके अलावा अगर हम एपिलेप्सी के केस में देखें तो एपिलेप्सी में बेसिकली पेशेंट को फिट्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, अचानक से स्ट्रेनिंग कॉज होती है, उसकी बॉडी एकदम से अकड़ जाती है। ठीक है, मैंने एपिलेप्सी में आप लोगों को 4 स्टेजेस बताई थी, ऑरा, कन्वर्जन, ठीक है, इस आपका रिजिट और आपकी कोमा। ठीक है, पहली आपको एक ऑरा स्टेज, जिसमें आपको एक वार्निंग साइन मिलता है, आपको एक फीलिंग आने लगती है कि अभी आपकी एपिलेप्सी की कंडीशन कॉज होने वाली है, दौरा आने वाला है। ठीक है, देन वहां पे क्या होता है कि आपको कन्वर्जन्स, आपको फिट्स दिखाई देंगे। जब आपको फिट्स दिखाई देंगे उसके बाद आपका क्या होता है, आपको रिजिट स्टेज आपकी आती है, जिसमें आपकी बॉडी अकड़ने लगती है, अकड़ जाती है। और देन आपके कुछ समय के बाद पेशेंट ऐसा प्रिटेंड करता है, मतलब पेशेंट अचानक बेहोश हो जाता है, कोमा, लाइक अ कोमा स्टेज, जैसे कोमा स्टेज में चला जाता है उस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपका क्या रहता है, आपका एपिलेप्सी के केस में आपको दिखाई देता है। ये मेन साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और देन क्या होता है कि जब पेशेंट की बॉडी अकड़ जाती है,
ठीक है। और पेशेंट कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता है, लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट बेहोश हो जाता है, समटाइम्स सीजर्स के दौरान पेशेंट बेहोश हो जाता है। और जब आफ्टर सीजर्स आपको क्या दिखाई देता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बहुत ज्यादा उसे अनकंफर्टेबल, बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है, वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। इसके अलावा कई सारी इसमें प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट होती है। बाकी अगर हम ब्रीदिंग स्टेटस देखें इन दोनों कंडीशंस में, तो अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में आपकी ब्रीदिंग क्या है, मे बी नॉर्मल, मे बी नॉर्मल और मे बी एबनॉर्मल। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल भी हो सकती है और ब्रीदिंग आपकी एबनॉर्मल भी हो सकती है, और मे बी आपकी जो ब्रीदिंग है वो अब्सेंट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके केस पे कि किस तरीके का केस कॉज हुआ है, उसके उस पे आपका ये डिपेंड करता है। यूजुअली नॉर्मल between the seizures may be becomes temporarily abnormal during a gen, generalized convulsion seizures। यूजुअली एपिलेप्सी के केस में ब्रीदिंग स्टेटस जो होता है वो नॉर्मल रहता है सीजर्स के दौरान, बिटवीन द सीजर्स के बीच में, ठीक है। बट मे बिकम्स टेम्परली एबनॉर्मल, बट आपका मे बी ये एबनॉर्मल भी हो सकता है ड्यूरिंग द कन्वर्जन्स के दौरान, ये आपका एबनॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। बाकी पल्स रेट देखिए तो अनकॉन्शियसनेस के केस में आपकी जो पल्स रेट है वो बेबी अब्सेंट हो सकती है, वीक हो सकती है, कमजोर हो सकती है, रैपिड हो सकती है, और कभी कभी अब्सेंट भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपके केस पे कि किस तरीके का केस वहां पे कॉज हुई, किस तरीके की घटना कॉज हुई, किस तरीके की उसे प्रॉब्लम है, उन सभी चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो वहां पे पल्स रेट जो है आपकी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, रैपिड भी हो सकती है, ठीक है, और या फिर आपकी अपसेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। यूजुअली नॉर्मल बिटवीन द सीजर्स, पल्स रेट जो है आपकी सीजर्स के दौरान ये आपकी नॉर्मल रहती है, कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देते हैं पल्स रेट में, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरेशन अगर हम देखें तो दोनों का ड्यूरेशन कितना रहता है, तो अनकॉन्शियसनेस का ड्यूरेशन अगर हम देखें तो कैन बी आपकी जो रेंज है, रेंज ऑफ द सेकेंड्स, मिनट्स, और प्रोलॉन्गेटेड अनकॉन्शियस भी हो सकता है। पेशेंट एक लंबे समय के लिए भी अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है, या कुछ सेकंड्स के लिए भी बेहोश हो सकता है, या कुछ मिनट्स के लिए भी बेहोश हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की वहां पे अनहेल्दी कंडीशंस कॉज हुई है, तो उस पे डिपेंड करता है, जिसपे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पेशेंट कितने समय के लिए बेहोश हो सकता है। एपिलेप्सी के केसेस में सीजर्स आर यूजुअली ब्रीफ, जो हमारे सीजर्स जो है वो यूजुअली ब्रीफ होते हैं। द पर्सन मे बी हैव अ पीरियड ऑफ कंफ्यूजन और स्लीपनेस। पेशेंट को बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट होती है, स्लीपलेस ऑफ आफ्टर, जब भी पेशेंट जो है बेहोशी से होश में आता है, तो उसके बाद उसे जो है कुछ स्लीपिंग, बहुत ज्यादा उसको नींद आने लगती है, बहुत ज्यादा, जिससे कि उसकी बॉडी रिकवर करे, तो उसकी बॉडी वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए नीड की रिक्वायरमेंट करती है, तो उसको बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, बट उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट होते हैं। तो वो सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती है एपिलेप्सी के केस में। इसके अलावा मेजर कॉम्प्लिकेशंस, कई सारे मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे अनकॉन्शियस के केस में आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। आपके आपका जो पेशेंट है वो आपके कोमा कंडीशन में जा सकता है, या रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है, या डेथ भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं अनकॉन्शियसनेस के केस में। इसके अलावा इंजरी आपके एपिलेप्सी के केस में कई सारी इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या आपके इसके अलावा कई सारे प्रोलॉन्गेटेड सीजर्स आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपके जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आपको कई सारी दिखाई दे सकती है,
ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको दिखाई दे सकती, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये आपके लंबे समय तक भी आपको सीजर्स दिखाई दे सकते हैं, फिट्स दिखाई दे सकते हैं, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जो कि आपकी कई सारी ब्रीदिंग इश्यूज को डेवलप भी कर सकता है, तो वो सारी चीजें दिखाई दे सकती हैं। अगर दोनों की हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम दोनों में क्या दे सकते हैं, तो चेक रिस्पॉन्स, हम रिस्पॉन्सेस को चेक करेंगे। पहले तो पेशेंट के रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, डीआरस एबीसी को चेक करेंगे, देन कॉल एम्बुलेंस सर्विसेज, हम इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करेंगे फॉर दी हेल्प के लिए। चेक एयरवे ब्रीदिंग, हम पेशेंट के एयरवे को, ब्रीदिंग को, सर्कुलेशन को चेक करेंगे और रिकवरी पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे। और इसके अलावा अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम पेशेंट को हम सीपीआर भी देंगे, ठीक है, नॉर्मली हम सीपीआर भी हम देंगे। अगर ब्रीदिंग स्टॉप है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, ब्रीदिंग स्टॉप है, एब्सेंट है, तो हम वहां पे तुरंत हम इमीडिएटली सीपीआर हम पेशेंट को देंगे। तो इस तरीके से हम अनकॉन्शियसनेस के केस में हम इस तरीके से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एपिलेप्सी के केस में देखें तो एपिलेप्सी के केस में हम प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरीज, पेशेंट को हम इंजरीज से बचाएंगे, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडली हम क्या करेंगे, डू नॉट रीस्टेंड एंड नथिंग माउथ, और पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए हम नहीं देंगे, पेशेंट को एक रिकवरी पोजीशन में लेकर के जाएंगे, पेशेंट को काम शांत कराएंगे, शांत हो कराएंगे, और उसको कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं देंगे। नॉट ड्यूरिंग, उस दौरान हम कुछ भी नहीं देंगे, रिकवरी, और उसको रिकवरी पोजीशन में रखेंगे। आफ्टर सीजर्स हम पेशेंट को जब तक पेशेंट की ब्रीदिंग नॉर्मल ना हो जाए उसको हम एक रिकवरी पोजीशन में रखेंगे, जिससे कि कोई भी हार्म ना पहुंचे पेशेंट को। तो इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इसके अलावा क्या हमें नहीं करना है ये भी हम देख लेते हैं। तो अनकॉन्शियस के केस में डू नॉट गिव फूड, वाटर, मेडिसिन। जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो हमें पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने या फिर कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है। डू नॉट स्लैप और शेक देम, हमें क्या, पेशेंट को वो स्लैप नहीं मारना है, ठीक है, डू नॉट स्लैप और डू नॉट शेक देम, और उसे शेक देम, उसको बहुत ज्यादा शेकिंग नहीं करना है। एपिलेप्सी के केस में डू नॉट हमें जो है एक तरीके से रिस्ट्रेन नहीं करना है पर्सन को, एंड नेवर पुट एनीथिंग इन देयर द माउथ, उसके माउथ में, उसके मुंह में कुछ भी चीजें नहीं डालनी है। व्हेन इमरजेंसी हेल्प, जब भी हम इमरजेंसी हेल्प के लिए जा रहे हैं, व्हेन इमरजेंसी हेल्प नीड, जब भी हमें इमरजेंसी हेल्प की नीड हो तो ऑलवेज अर्जेंट मेडिकल हेल्प when the unconsciousness is unexpected, prolonged or associated with the abnormal breathing injury। हमें एक इमरजेंसी सर्विसेज की कब जरूरत पड़ती है, जब पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं थी, वो बिना विदाउट अनएक्सपेक्टेड, बिना उम्मीद के वो बेहोश हो गया और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, और या फिर लंबे समय तक बेहोश है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और एबनॉर्मल ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग भी एबनॉर्मल होती जा रही है, और इंजरीज भी बहुत ज्यादा लगी है, तो ये हमारी एक इमरजेंसी सर्विसेज की हमें नीड होती है, आवश्यकता होती है। इसके अलावा एपिलेप्सी के केस में जब भी हमारी इमरजेंसी हेल्प जो है, इफ द सीजर्स लेट, अगर आपको सीजर्स आपको कंटिन्यूअसली बहुत एक लंबे समय तक आपको दिखाई दे रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, 5 मिनट से ज्यादा आपको रिपीट सीजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, विदाउट रिकवरी, बिना रिकवरी हुए पेशेंट में सीजर्स दिखाई दे रहा है, तो इज द फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट सीजर, ये आपकी एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है जिसमें हमें एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती है। एक सीरियस इंजरी जिसमें अगर कॉज हो रही है तो उसमें भी हमें एक इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत होती है, और ब्रीदिंग डज नॉट रिटर्न, और आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हो रही है दोबारा से, तो तब भी हमें एक इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत होती है। बाकी अनकॉन्शियस क्या होता है, अनकॉन्शियस में क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हम बेहोश हो जाते हैं, इज द मेन फीचर्स।
इसका मेन फीचर होता है। एपिलेप्सी में क्या होता है कि हमारे जो सीजर्स है, जो हमारे फिट्स जो है वो कंटिन्यूअसली हमें दिखाई देते रहते हैं, एक प्रॉपर रिदम में, एक पैटर्न में, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, 25 आए, इस तरीके से कंटिन्यूअसली आपको जब फिट्स दिखाई देते हैं तो वो आपका एपिलेप्सी होता है। और अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में क्या होता है, कैन हैव मेनी डिफरेंट केसेस, इसमें हमारे कई सारे केसेस दिखाई देते हैं। बट एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि आपके बहुत ज्यादा आपके कंटिन्यूअसली एक रिदम में, एक प्रॉपर रिदम में आपके फिट्स आने के वजह से आपके एपिलेप्सी की कंडीशन कॉज होती है। ऑलवेज एंड ब्रीदिंग असेसमेंट इज द फर्स्ट प्रियोरिटी, हम हमेशा ब्रीदिंग असेसमेंट को फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे एपिलेप्सी के केस में ड्यूरिंग द सीजर्स के दौरान। प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी से हम बचाएंगे। डू नॉट रीस्टार्ट द पुट एनीथिंग इन द माउथ, हम पेशेंट के मुंह में कुछ भी नहीं देंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट जब भी अनकॉन्शियस होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, पेशेंट डज नॉट रिपोर्टेड, हम पेशेंट रिपोर्ट नहीं कर पाता है। लेकिन एपिलेप्सी की केस में पेशेंट जो है बहुत ज्यादा अनवांटेड मूवमेंट्स करने लगता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है जो कि उसकी कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती, जिसमें हमारा बॉडी पे खुद का कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसमें हम अपने बॉवल मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका यूरिन भी पास हो जाता है, आपका स्टूल भी पास हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती है। तो एक तरीके से ये एपिलेप्सी की कंडीशन में दिखाई देती है। बाकी अनकॉन्शियसनेस के एक कारण नहीं हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। कोई इंजरी हो सकती है, कोई बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से हो सकता है, स्ट्रोक की कंडीशन, या फिर आपके ब्लड शुगर लेवल डाउन होने की वजह से, या फिर वीकनेस की वजह से, बहुत सारे इस तरीके के कंडीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर एक कंडीशन नहीं बल्कि बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से आपकी न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशंस कॉज होती हैं। तो यही हमारा क्या है, ओवरव्यू है हमारे न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशंस का, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया ओवरऑल। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है आपकी लीवर इमरजेंसी। लीवर इमरजेंसी कंडीशन किस तरीके की इमरजेंसी कंडीशन होती है, क्या होता है लीवर इमरजेंसी कंडीशन में, किस तरीके से ये हमारे लीवर को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें आपकी होती है, वो सारी चीजें ओवरऑल हम वहां पे देखते हैं। तो एक तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके लीवर इमरजेंसी कंडीशंस की, कि लीवर इमरजेंसी कंडीशन किस तरीके की इमरजेंसी कंडीशन होती है, किसकी वजह से कॉज होती है, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किस किस टाइप की होती, वो सारी चीजें हम जानेंगे। जिसमें हम एक्यूट लीवर फेल्योर या फिर आपके क्रोनिक लीवर फेल्योर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कि एक्यूट रीनल फेल्यूर, वो किडनी फेल्यूर, वो लीवर फेल्योर क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे जॉन्डिस है, या नोजिया वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, या फिर आपके ब्लीडिंग है। ठीक है, या फिर आपके कंफ्यूजन्स हैं, या लो ब्लड शुगर लेवल है, कोमा है, तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल दिखाई देती है। इसके अलावा आपकी कई सारे हमारे लीवर कंडीशंस है जिसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि ये इमरजेंसी कंडीशन किस तरीके की कंडीशन है, किस तरीके से कॉज होती है, कब कॉज होती है, कहाँ कॉज होती है, क्या कंडीशंस आपको दिखाई देती है, वो सारी चीजें ओवरऑल हम जानेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। क्लास आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप में से कोई भी बीएमएलटी, डीएमएलटी, डीएनवाईएस, वीएनवाईएस या सीसीएच या टेलीमेडिसिन, या फिर आपका बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, डीएमएलटी या डीएनवाईएस, इनमें दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए, जिसमें हम आपको इन सभी कोर्सेज की प्रॉपर डिटेल देंगे, जिसमें आपके लिए आपके ये सभी कोर्सेज हमारे कॉलेज में अवेलेबल है, जिसमें हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने भी बीएचएमएस, बीयूएमएस या फिर बीएनवाईएस किया है और आप
अपने एलोपैथ फील्ड में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे टेलीमेडिसिन, सीसीएच कोर्स, ये सारे कोर्सेज अगर हम करते हैं तो इससे हमें लीगली वे में हमें एक अथॉरिटी दी जाती है, जिससे कि हम आपके एलोपैथ फील्ड पे अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो अगर आप में से भी कोई भी इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए, हम आपको प्रॉपर डिटेल देंगे और इन सभी कोर्सेज के बारे में बताएंगे।